गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद गौरव। मेरे चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आज जो है आप सब जानते हैं कि आजकल हम जो है पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी को, और इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ रहे थे भारत का भौगोलिक विस्तार। तो उसी के क्रम में हम आज जो है आगे डिस्कस करेंगे जो भी चीज़ें होंगी। ओके, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने भारत का जो भौगोलिक विस्तार है उसके अंतर्गत जो हिमालयी क्षेत्र है और उत्तर का मैदान है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज जो है हम प्रायद्वीपीय भारत के बारे में डिस्कस करेंगे, आइलैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और के साथ आज हम जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जो है आज का डिस्कशन होने वाला है दोस्तों। तो मेरे साथ आप लोग बने रहिए और पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है। तो मेरे साथ आप लोग डटे रहिए और यही कह सकता हूँ मैं कि भाई पेशेंस तो बना के रखना पड़ेगा। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। तो आज जो है हम बात करने वाले हैं, जो हमने कल बात की थी पर्वत चोटियों की। तो ये जो मैप है ये मैं आपको बाद में फिर से दिखाऊंगा। एक बार हम पहले प्रायद्वीपीय भारत की जो है बात कर लेते हैं। कल मैंने जो है आपको हिमालयी पर्वत की कुछ प्रमुख जो आपकी पर्वत चोटियाँ थी उसके बारे में बता दिया था, जैसे कि काराकोरम सबसे ऊपर से कौन था, काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, कैलाश। ठीक है, फिर हम जब नॉर्थ ईस्ट में गए थे तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था गारो, खासी और जयंतिया पश्चिम से पूर्व की तरफ किस तरीके से बढ़ती हैं। फिर जो है आपका पूरा का पूरा जो ईस्टर्न इलाका है उसमें जो 3 पहाड़ियाँ ऊपर से नीचे तक है, पटकाई बूम हो गया, नागा हो गया, लुशाई हो गया, इनके बारे में आपको बता दिया था। आज जो है हम साउथ इंडिया यानी कि प्रायद्वीपीय जो भारत है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और प्रायद्वीपीय भारत में आप जानते हैं कि जो इलाका है वो कैसा है, पठार है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें अनेक प्रकार की पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। तो ये आप सब जानते हैं। तो जैसे कि हमारे हिमालय पर्वत में पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है, वैसी प्रायद्वीपीय भारत में भी अनेक प्रकार की पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, लेकिन इनकी जो ऊंचाई है वो हिमालय की जो पर्वत श्रृंखलाएं उनसे काफ़ी कम है। ओके, और ये अपेक्षाकृत पुराने पर्वत हैं, जिसमें सबसे पहले जो है हम बात करेंगे वो है अरावली, है ना, अरावली रेंज। तो फ्रेंड्स अरावली रेंज क्या है, यहाँ पर यह विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। पहली बात आपको याद रखना है कि इस दुनिया के जो सबसे प्राचीनतम पर्वत हैं उनमें से एक है आपका अरावली रेंज। और यह कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ, अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है। तो आप कई बार जो है वो हैरान हो जाते हैं कि भाई दिल्ली में भी पर्वत है। हाँ बिल्कुल है, दिल्ली में पर्वत कौन सा है, वो है अरावली पर्वत। हालांकि ये पूरी तरीके से घिस चुका है, ये एक अवशिष्ट पर्वत है ना। तो वहाँ पर इसका दिखाई नहीं देता है, इसकी जो रेंज है वो वहाँ तक पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है एक तरह से। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है गुरु शिखर, है ना, 1722 मीटर की इसकी ऊंचाई है। उसके अलावा जो इसका प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है वो है माउंट आबू। ओके, प्रसिद्ध जो पर्यटक स्थल है वो है माउंट आबू, और सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। आपको याद रखना है माउंट आबू जो है वो मेनली कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। और उसके अलावा दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो भी इसी इलाके में पड़ता है। ओके, तो ये इसकी कुछ खास बात है अरावली की। मैप में देख लेते हैं हम अरावली कहाँ पर है। ये फ्रेंड्स ये जो ये वाली पहाड़ी है ये है आपकी अरावली हिल्स। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आगे जो है हम बात करेंगे विंध्याचल, वेरी इंपॉर्टेंट। विंध्याचल पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर भारनेर, कैमूर तथा पारसनाथ की जो पहाड़ियों तक विस्तृत वह इलाका कौन सा है, विंध्याचल पर्वत कहलाता है। ठीक है, तो ये पश्चिम से पूर्व तक आपके फैला हुआ है, और ये अलग अलग छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में हम इसको पढ़ते हैं। जो कि अगर हम पश्चिम में देखें सबसे पहले तो भारनेर आता है, फिर आपकी आती है कैमूर पहाड़ियाँ, फिर आती है पारसनाथ की पहाड़ियाँ। ओके, अगर मैं इसको मैप के ऊपर दिखाऊं आपको तो आपके ये देखिए, आप मैप के ऊपर ये जो हम ये पहाड़ियाँ दिखा रहे हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो यही आपकी जो हैं वो कौन कौन सी पहाड़ियाँ आ जाती हैं आपकी, कैम जो अभी हमने बात की वो सारी पहाड़ियाँ यहाँ पश्चिम से पूर्व की तरफ आ जाएंगी। ठीक है, जिसमें सबसे पहले जो है वो यहाँ पर भारनेर पहाड़ियाँ आएंगी, फिर आपके आएगी कैमूर पहाड़ियाँ, और फिर आपके आएगी अ, महादेव पहाड़ियाँ इनको कहा जाता है ना, ये महादेव पहाड़ियों के नाम से भी जानी जाती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है हाँ, तो सतपुड़ा में हम क्या क्या पढ़ रहे थे कि
सतपुड़ा पढ़ रहे थे हम, विंध्याचल, सॉरी। तो विंध्याचल जो है उसमें जो है ये पहाड़ियां हैं, और जिसकी सर्वोच्च जो चोटी है वो है सद्भावना शिखर, जिसको गुडविल पीक के नाम से जाना जाता है। तो ये बात आपको याद रखना है कि इसकी सर्वोच्च शिखर है आपका गुडविल पीक, सद्भावना शिखर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। ओके, आगे हम चलते हैं। आगे जो हम बात करेंगे वो है सतपुड़ा रेंज। तो जो सतपुड़ा रेंज है वो ठीक जो आपका विंध्याचल है उसके ठीक नीचे दक्षिण दिशा में स्थित है। ओके, तो विंध्याचल जो है उसके समांतर दक्षिण दिशा में पश्चिम में राजपीपला की जो पहाड़ियां हैं वहां से लेकर मैकाल जो पर्वत है वहां तक का विस्तार, जिसको कि महादेव पर्वत भी कहा जाता है, वो वहां तक का पूरा विस्तार जो है वो सतपुड़ा का रेंज कहलाता है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है धूपगढ़। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगेन यहाँ पर मैप में देखिए, जो ये नीचे वाले जो पश्चिम से पूर्व तक का विस्तार मैंने दिखा रखा है, ये आपका पूरा का पूरा आपका सतपुड़ा रेंज है, जिसमें कि जो पूर्वी इलाका है वो आपके मैकाल या मैकाल पर्वत या महादेव पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। ठीक है, उसके अलावा दूसरी जो इसकी प्रमुख चोटी है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो है आपका अमरकंटक। तो अमरकंटक का नाम आपने सुना होगा। दो प्रमुख नदियां यहां से निकलती हैं, वो है नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, तो ये नर्मदा और ताप्ती का उद्गम स्थल जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, और कई एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। तो वो कौन सा है? अमरकंटक, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास पश्चिमी घाट, यानी कि वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट जो है हमने अभी मैप में देखा था, ये पूरा का पूरा जो इलाका यहाँ महाराष्ट्र से निकल यहाँ नीचे तक फैला हुआ है, ये वेस्टर्न घाट का इलाका कहलाता है। ठीक है, पश्चिमी घाट। इसको जो है वो हम सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? सह्याद्री। यानी कि सह्याद्री जो पहाड़ियां हैं वो कौन सी हैं? पश्चिमी जो घाट है उसी को सह्याद्री पहाड़ियां भी कहा जाता है। पश्चिमी जो घाट है वो महाराष्ट्र से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, तो पश्चिमी घाट के बारे में आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अब जो पश्चिमी घाट है वहाँ पर भी जो पहाड़ियाँ हैं उनके बीच में जो है कई छोटे ऐसे रास्ते हैं जो उन पहाड़ियों को पार करने के लिए बने हुए हैं। उन्हीं को क्या कहा जाता है? दर्रे या पासिस कहा जाता है। जैसे कि भोर घाट। भोर घाट कहाँ है? मुंबई और नासिक के बीच स्थित है भोर घाट। फिर है थाल घाट, यह है मुंबई और पुणे के बीच में स्थित। और पाल घाट, ये है कोची और कोयम्बटूर के बीच में स्थित। तो इस तरीके से ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट घाट जो हैं वो बने हुए हैं। ठीक है, घाट, सॉरी, इंपॉर्टेंट दर्रे हैं इनको कह सकते हैं हम। तो फ्रेंड्स जो ये दर्रे होते हैं ये इन्हीं के माध्यम से जो है इन पहाड़ियों को पार करने की जो जो रेलवे लाइन जो है वो बिछाई गई हैं, वो इन्हीं के माध्यम से बिछाई गई हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का मिलन। अब जब हम मैप में नीचे आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ ऐसे इलाके हो जाते हैं जहाँ पर ये पहाड़ियाँ नीचे आके ये ईस्टर्न जो पहाड़ियाँ उनसे मिलती हैं। तो ये जो रेंज है यहाँ पर कहलाती है वो है नीलगिरी हिल्स। ओके, तो हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये पहाड़ियाँ कहलाती हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो इन नीलगिरी की पहाड़ियों पर पश्चिमी और पूर्वी जो घाट हैं उनका मिलन होता है। ओके, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। और नीलगिरी जो है उसकी पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है डोडो बेटा या डोडा बेटा उसको कहा जाता है। यहीं पर जो है हमारा प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ऊटी स्थित है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि जो प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ऊटी है वो कौन सी वाली पहाड़ियों पर स्थित है? वो नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे नीलगिरी के दक्षिण में स्थित पहाड़ियाँ। तो फ्रेंड्स जो नीलगिरी है उसके दक्षिण में कुछ पहाड़ियाँ हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, हालांकि उसमें जो उनको कहा जाता है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, है ना। तो जो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं उसकी सर्वोच्च चोटी है वो है अन्नामुडी, और यही अन्नामुडी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी चोटी है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे जो ऊंची चोटी है वो कितनी है? कौन सी है? अन्नामुडी, जिसकी ऊंचाई है 2695। तो बहुत कम है, लेकिन दक्षिण भारत में जो है ये सबसे ऊंची चोटी यही है आपकी अन्नामुडी। और यहाँ पर जो है पर्यटक स्थल के नाम पर कौन से हैं? पालनी हिल्स, पालनी पहाड़ियाँ हैं, जहाँ पर जो है वो फेमस पर्यटक जो स्थल है वो है कोडाई कैनाल। तो ये भी आपको याद रखना है, कोडाई कैनाल जो पर्यटक स्थल है वो किस पर है? पालनी हिल्स पर, जो कि एक पर्यटक स्थल है। ओके, तो ये है हमारी नीलगिरी पर्वत पहाड़ियाँ और पालनी पहाड़ियाँ। फ्रेंड्स आगे हम बात करेंगे ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न जो घाट है हमारा वो है नीलगिरी जो पहाड़ी है वहाँ से महानदी तक जो कटा फटा इलाका है। तो महानदी कहाँ पर है? उड़ीसा। तो यहाँ से पूरा और उड़ीसा के तट तक पूरा का पूरा इलाका ईस्टर्न घाट है। हालांकि ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये कटा फटा है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित है।
और इसका कारण क्या है, क्योंकि ईस्ट की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा नदियाँ जो हैं वो बहती हैं, और इस कारण से उन्होंने जो है इस घाट को जगह जगह से इसका अपर्दन करके इसको काट दिया है, जिस कारण से ये कटा फटा है। ठीक है, फिर है हमारा तटीय मैदान, जो कोस्टल प्लेन्स हैं या द्वीप समूह जिसको कहा जाता है। तो तटीय जो मैदान है फ्रेंड्स, उसमें पश्चिमी जो तटीय मैदान है उनका विस्तार गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक 80 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तृत है। तो कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात से लेकर आपका कन्याकुमारी तक। जो तटीय मैदान है, आप सब जानते हैं वो क्यों बनते हैं, कि जो नदियाँ होती हैं वो अपने साथ जो बहाए गए जो अवशिष्ट है, लाए गए जो जो भी अवशिष्ट है उसको छोड़ती है, वहाँ पर उसका अवक्षेपण करती है, और समुद्र में गिरने से पहले वो सारा का सारा वहाँ पर उसको अवक्षेपित करती है, जिसके कारण से इन तटीय मैदानों का निर्माण होता है। तो बस सिंपल सी बात है। तो ये जो तटीय मैदान है फ्रेंड्स, ये कहीं पर जो है वो चौड़े हो सकते हैं, और किन्हीं इलाकों में ये अधिक पतले हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो ईस्टर्न हमारे तटीय मैदान है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा चौड़े हैं, क्योंकि ईस्टर्न जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ज़्यादा नदियाँ हैं, और वेस्ट की तरफ जो है वो कम नदियाँ हैं। वेस्ट की तरफ जो है बड़ी नदियों में कौन 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 सी हैं? नर्मदा और ताप्ती, है ना। यहाँ पर ये लगभग 80 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी के रूप में इस प्रकार के मैदान पाए जाते हैं, और इनमें जो है वो लेक्स भी पाई जाती हैं, जिनको लैंगून झीलें या कयाल भी उनको कहा जाता है। ठीक है, तो अलग अलग जो लेक्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि आपका चिल्का लेक है ना, आपने सुना होगा। तो ये सब लेक्स जो है हम अलग से पढ़ेंगे। आगे हम बात करेंगे भारत का जो अधिकार क्षेत्र है उसमें स्थित कुल द्वीप, यानी जो आइलैंड्स हमारे पास हैं। तो हमारे पास जो टोटल आइलैंड्स है वो 247 आइलैंड है, जिसमें से आपका 204 आइलैंड तो बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल में है, जिसमें इंक्लूडिंग अंडमान और निकोबार के जो आइलैंड्स होंगे, और उसके अलावा जो है वो कुछ 43 आइलैंड ऐसे हैं जो लक्षद्वीप में हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप मैप में अगेन देख लीजिए, ये जो इलाका है ये पूरा का पूरा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ पर देखिए आप छोटे छोटे कितने सारे द्वीप हैं, और ये पीछे वाला जो इलाका है ये लक्षद्वीप के ये छोटे छोटे द्वीप हैं। तो इस मिला के 247 द्वीप टोटल हमारे हो जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि जो यहाँ पर सबसे जो ऊंची चोटी है, ये पूछी जाती है कई बार कि अंडमान की सबसे जो ऊंची चोटी है वो कौन सी चोटी है। तो फ्रेंड्स जो सैडल पीक है या सैंडल पीक आप उसको कह सकते हैं, सैंडल पीक। ओके, कौन सा सैंडल? जो लड़कियां पहनती हैं वैसा वाला सैंडल। ओके, तो फ्रेंड्स सैंडल जो पीक है वो आपका कहाँ पर स्थित है? वो आपके अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो उसके अलावा यहाँ पर एक सबसे भारत का सबसे छोटा जो है नेशनल पार्क भी पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है साउथ बटन। ठीक है, तो ये कार निकोबार जो द्वीप है उस पर पाया जाता है साउथ बटन। साउथ बटन क्या है? एक छोटा सा, मतलब छोटा आइलैंड है, और वहाँ पर एक नेशनल पार्क है जो कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। ठीक है, उसके अलावा खास बात क्या है? वैरन द्वीप और नारकोंदम द्वीप, ये दोनों ही भारत के ज्वालामुखीय द्वीप हैं। बैरन द्वीप और नारकोंदम द्वीप दोनों ही भारत के ज्वालामुखीय द्वीप हैं, लेकिन जो बैरन आइलैंड है वो कैसा है? सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, और जो नारकोंदम है वो सुसुप्त ज्वालामुखी है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, और ये दोनों ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों पर स्थित है। उसके अलावा 10 डिग्री चैनल जो है वो हमारा लिटिल अंडमान को कार निकोबार द्वीप से अलग करता है। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो 10 डिग्री चैनल है वो आपका लिटिल अंडमान को कार निकोबार द्वीप से अलग करता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर क्या खास बात है? सेल्यूलर जेल, जहाँ पर कि पुराने समय में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनको रखा जाता था, तो वो आपके पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान और निकोबार की राजधानी है वहाँ पर स्थित है। कौन सी? सेल्यूलर जेल। ठीक है ना, तो जो यहाँ पर जो है वो पुराने समय में कैदियों को ले जाया जाता था। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे जो है फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं अफवाह तंत्र, यानी कि आपका जो नदियों का जो सिस्टम होता है जिसमें नदियां बहती हैं। तो फ्रेंड्स अफवाह तंत्र क्या होता है? एक नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा बनाए गए तंत्र को अफवाह तंत्र कहते हैं। जो एक नदी है, उस जो भी कोई भी नदी होगी उसमें एक मुख्य नदी होती है, और आसपास से जो है उसमें क्या होता है? दोनों साइड से जो है अलग अलग प्रकार से, इस प्रकार से सहायक नदियां जुड़ती जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये जो नदी है और इसकी सहायक नदियां हैं, ये आपस में क्या बनाएंगी? यहाँ पर दोनों ही सहायक नदियां, और ये पूरा का पूरा जो ये एक पूरा का पूरा इलाका बन जाएगा, जिसमें ये नदी वाला कोस्टल इलाका होगा, जिसमें यहाँ पर कुछ क्षेत्र होंगे, और फिर इसकी सहायक नदियों के आसपास भी जो है वो बसावट होगी।
तो ये पूरा का पूरे इलाके इसका क्या कहलाएगा, अफवाह तंत्र आपका कहलाता है, ठीक है ना, ड्रेनेज सिस्टम जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो अफवाह तंत्र में जो है हम वेरी इंपॉर्टेंट सबसे पहले बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र की। तो सिंधु नदी जो है भारत की एक प्रमुख नदी है, हम जानते हैं, लेकिन हालांकि ये भारत में बहुत कम बहती है। इसका जो उद्गम स्थल है वो चिमा युंगडुंग ग्लेशियर, जो कि मानसरोवर झील आप सब जानते हैं, उस जो तिब्बत के पास है, तो वहां से इसका उद्गम स्थल है। भारत में लगभग 709 किलोमीटर ये बहती है, और इसकी जो कुल लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अब इसको मैप में हम देख लेते हैं। तो ये कुछ मैप है इस तरीके से। हम्म, तो ये सीधा कैसे होगा ये। तो फ्रेंड्स इसमें मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ आपको, ये पूरा नहीं आ रहा है स्क्रीन पे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये उद्गम स्थल है चिमायुंगडुंग ग्लेशियर। चिमायुंगडुंग जो ग्लेशियर है वहाँ से जो है ये नदी निकलती है, ठीक है। और सिंधु जो गॉर्ज है उससे होते हुए ये भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद ये जास्कर वाली जो रेंज है इसमें ये बहती है जम्मू कश्मीर में। ओके, तो ये बहती हुई आगे जा रही है। उसके बाद इसमें जो है आपका जो राइट साइड से जो है कुछ नदियाँ मिलेगी, जैसे ये नुब्रा और श्योक, ये आपस में मिलती हैं, और ये दोनों किस्में सिंधु नदी में मिल जाती हैं, ठीक है। फिर हम जब आगे चलते हैं तो इसमें कुछ और नदियाँ मिलती हैं, जैसे कि गिलगित, है ना, गिलगित नदी इसमें आकर मिलेगी। फिर इसमें जो है नेक्स्ट आपका मिलेगी स्वात नदी, या जिसको स्वांग नदी भी कहा जाता है। फिर आगे जो है ये सारी नदियाँ आपको पाकिस्तान में मिलेंगी इसमें, ठीक है। उसके बाद काबुल और कुर्रम और गोमल, ये कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो इसकी सहायक नदियाँ हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर ये पंजाब का मिठान कोट है, मिठान कोट में ये सतलज से मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ से आगे फिर ये पूरा का पूरा इसका इलाका है, और यहाँ से फिर ये अरब सागर में आगे जाके पाकिस्तान के बाद अरब सागर में गिरती है, ठीक है। ये कुछ इसके इलाके हो गए। अब इसके कुछ और सहायक नदियाँ जो हम बात करते हैं, जो पंजाब है, 5 नदियों का आप जिसको कहा जाता है, तो उसमें कौन कौन सी नदियाँ हैं देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे पहली नदी जो कि बेरी नाग से निकलती है। तो बेरी नाग से निकलने वाली नदी है आपकी झेलम, ठीक है। तो झेलम जो नदी है वो बेरी नाग से निकली और इस तरीके से आगे बढ़ रही है, ठीक है। ये आगे बढ़ रही है, आगे ये इस तरीके से ये बढ़ रही है, ओके। फिर इसमें जो सेकंड नदी आके मिलती है वो देखिए यहाँ पर सेकंड बाड़ा लाचा जो दर्रा है वहाँ से आकर इसमें दूसरी सबसे बड़ी नदी मिल रही है, वो है चिनाब नदी, ठीक है। ये बड़ी सहायक नदी है। चिनाब नदी पर ही ये अलग अलग प्रकार के डैम बनाए गए हैं, जैसे सलाल डैम, दुलहस्ती डैम, बगलीहार डैम, है ना। ये अलग अलग डैम्स जो हैं ये दिख रहे होंगे आप लोग। फिर जो है इसमें आपके जो ये नदी है एक इधर से आकर इसमें मिल रही है झेलम नदी में, जिसको कहते हैं किशन गंगा नदी। ये किशन गंगा नदी जो है वो पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। फिर जो है नेक्स्ट हमारे पास जो तीसरी नदी है वो है आपका ये रोहतांग पास से होकर आ रही है, ये रावी नदी है। ये सबसे छोटी है इन 5 नदियों में। तो यहाँ रावी जो नदी है इस पर जो है फ्रेंड्स बनाया गया है कौन सा बांध, थीन बांध। और थीन बांध पर ही जो है जो सागर मतलब जो एक झील बनी है उसका नाम है रणजीत सिंह सागर, ठीक है। तो ये कुछ है। आगे जाकर ये भी मिल रही है किसमें, ये आपका देख सकते हैं जो ऊपर से नदी आ रही है आपकी झेलम, उसी में मिल रही है। और फाइनली जो है हमारी जो लास्ट नदी नीचे से आकर मिल रही है वो है हमारी सतलुज नदी। तो देखिए इसको, ये कहाँ से आ रही है, ये है आपका सिपकिला गॉर्ज। तो राकसताल से निकलती है मेनली, और सिपकिला जो दर्रा है उस पर वहाँ से जो है ये प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में इसमें ये स्पीति जो है मिल रही है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आगे जाके पंजाब का जो कपूरथला है, कपूरथला में यहाँ से आके इसमें ब्यास नदी मिल रही है, जिस पर कि पोंग डैम बनाया गया है। ब्यास जो नदी है वो कहाँ से आ रही है, वो ब्यास कुंड से आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद जो ये ब्यास नदी है और जो ये दो सतलुज नदी है, जब ये दोनों मिल रही हैं पंजाब के कपूरथला में, तो यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर एक डैम बनाया गया है, और इस डैम से ही जो डैम पर जो झील बनी है उसका नाम है गोविंद सागर, ठीक है। और इसी से निकाली गई है हरिके बैराज। तो हरिके बैराज जो है जो सॉरी इस पर जो बना है जो वो है हरिके बैराज। और हरिके बैराज से निकाली गई है कौन सी नहर, इंदिरा गांधी नहर, जो कि जहां से कि राजस्थान में आपका वाटर सप्लाई होता है, ओके। तो ये है। फिर उसके बाद इसी पर जो हम आगे जाके देखते हैं भाखड़ा और नांगल नाम के जो डैम है वो यहाँ पर सतलज नदी पर है। और उसके अलावा आगे जाकर नाफ्ता झाकरी, ये डैम भी इसी के ऊपर स्थित है।
तो फाइनली जो है ये आगे जाकर यहाँ पर देखिए आप, ये मिल रहा है किसमें, जो बाकी नदियाँ ऊपर से आके वो सब मिलकर, चेनाब नदी मेनली ऊपर से आ रही है, ठीक है, चेनाब, झेलम और आपके रावी, ये तीनों ऊपर से आ रही हैं और मिल रही हैं वापस किसमें, सतलज में। और सतलज में पहले ही इधर से क्या मिल चुकी है, ब्यास नदी मिल चुकी है। ब्यास नदी ही एकमात्र ऐसी नदी है फ्रेंड्स जो कि यहाँ पर पूरे के पूरे कंप्लीट भारत के अंदर है, ठीक है, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये कपूरथला में ही जो है वो मिल जा रही है, तो ये पूरी की पूरी भारत के अंदर, बाकी सब जो है वो आदि भारत में, उसके बाद पाकिस्तान में, ठीक है। फिर जो है पाकिस्तान के मिठान कोट पर ये सब के सब जो है वो सिंधु नदी से मिल जाएंगी, जो इधर से आ रही हैं, ठीक है। और यहाँ से फिर ये सिंधु, बड़ी वाली सिंधु बन जाएंगी और अरब सागर में गिरेंगी, ठीक है। ये कुछ हो गया। और ऊपर की साइड जो है आपने देख ही लिया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं। तो फ्रेंड्स हम एक एक करके देख भी लेते हैं, मैं हमने जो जो अभी बातें की उसके बारे में। तो झेलम, अभी हमने बात की, पहली जो नदी है वो है झेलम, जो हमारे वैदिक पुराण हैं, पुराण यानी सॉरी वेद हैं, उसमें इसका नाम है वितस्ता, ये पूछा जाता है। तो वेदों में जो है झेलम का नाम है वितस्ता, जिसका कि उद्गम है बेरी नाग झील पीर पंजाल श्रेणी जैन के यानी कश्मीर से निकलती है। फिर है हमारा चिनाब नदी, वेदों में इसका नाम है अस्किनी, इसका जो उद्गम स्थल है वो है बाड़ा लाचा दर्रा के निकट चंद्र व भागा नाम की दो नदियों के रूप में यह निकलती है। तो फ्रेंड्स ये चंद्रभागा नदी हमारी वाली नहीं है, एक तो ऋषिकेश में भी चंद्रभागा है, वो अलग है, ये अलग है, ठीक है, ये हिमाचल वाली है। तो यहाँ से बाड़ा लाचा जो दर्रा है वहाँ से ये निकलती है चंद्र और भागा के नाम से, और फाइनली आगे जाकर ये मिलती है। तो आगे है हमारे पास जो पंजाब की 5 नदियों में नेक्स्ट नदी है वो है रावी नदी, जो कि है पुरुषणी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो रावी का नाम है पुरुषणी किसमें, वेदों में। और उद्गम स्थल है इसका रोहतांग दर्रा, जो कि कांगड़ा हिमाचल में है। और पंच नदियां जो हैं उनमें सबसे छोटी नदी है रावी नदी, ये भी आपको याद रखना है। फिर हमारा है बिपाशा या ब्यास, बिपाशा किसमें है, वेदों में इसका नाम है। ब्यास कुंड से निकलती है और हिमाचल प्रदेश जो में स्थित है ब्यास कुंड। फाइनली ये जो नदी है ये कपूरथला में सतलुज नदी से मिलती है, और यहाँ पर इस पर हरिके जो बैराज है वो उसका निर्माण किया गया, जिससे इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। ओके, चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स आप सिंधु नदी का पूरा सिस्टम समझ गए हैं। आगे जो है हम बात करेंगे अब सतलुज नदी। हाँ, एक और नदी रह गई इसमें, सतलुज नदी जो सिंधु नदी का ही सिस्टम है, उसका पुराना नाम है सुतुर्दी, सुतुर्दी बोलते हैं उसको, जिसका कि उद्गम है राकसताल तिब्बत से, और भारत में ये प्रवेश करती है सिपकिला गौड़, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंधु नदी का पूरा सिस्टम। अब हम बात करेंगे गंगा नदी, ठीक है। तो गंगा नदी फ्रेंड्स, गंगा नदी का जो तंत्र है आप सब जानते हैं, उसका उद्गम स्थल है आपका गौमुख, ठीक है। अब इसमें मैप में देख लेते हैं सबसे पहले, तो आगे यहीं से देख लेते हैं, शुरुआत यहीं से होगी। तो फ्रेंड्स ये है आपका गंगा नदी उद्गम स्थल, ये हो गया गौमुख, ठीक है। गौमुख से जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि गौमुख से आगे बढ़ती है, फिर देवप्रयाग में आकर इसमें कौन मिलती है, भागीरथी आके मिलती है, और फाइनली जो है ये गंगा का नाम बन जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स सॉरी, यहाँ पर देवप्रयाग में इसमें अलकनंदा आकर मिलती है, तो अलकनंदा और भागीरथी फिर दोनों मिलकर बनाती हैं आपकी गंगा, ठीक है। गंगा जो है आगे जाके जो है इसमें अलग अलग प्रकार की नदियाँ मिल रही है, जैसे पहली मिल रही है आपकी राम गंगा, जो कि कन्नौज में मिल रही है। फिर दूसरी जो सहायक नदी है वो है आपका गोमती, फिर आपका दूसरी उसके बाद है घाघरा, फिर है गंडक, फिर आएगी कोसी, फिर आएगी आपकी महानंदा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते ये आप देख सकते हैं महानंदा आ गई, ठीक है। और ऊपर से फिर दूसरे साइड से हम यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम वेस्ट बंगाल में आते हैं तो महानंदा के बाद एक ब्रांच इसकी अलग हो गई, तो वो हुगली नदी बनाएगी, और जो दूसरी ब्रांच है वो इधर बांग्लादेश में प्रवेश करने के लिए है। तो जब बांग्लादेश में इसमें प्रवेश करेगी तो इधर ऊपर की साइड से इसमें कौन सी नदी आ रही है, ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है ये। तो ब्रह्मपुत्र नदी आकर इसमें मिल गई, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र में इधर से तीस्ता नदी भी आकर मिल गई, तो इसको फिर तीस्ता नदी जब इसको मिलती है तो इसको कहा जाता है फिर जमुना, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसको कहा जाता है आपके पद्मा। तो फ्रेंड्स पद्मा और जमुना दोनों मिलकर बनाती है मेघना, और मेघना जो है वो फाइनली मिल जाती है किसमें, आपका ये जो हमारा वेस्ट बंगाल की खाड़ी का जो डेल्टा बनता है उसको कहा जाता है सुंदरबन का डेल्टा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये कुछ पश्चिम बंगाल में और कुछ बांग्लादेश में, ठीक है। तो इस तरीके से ये गंगा नदी पूरी तरीके से बह रही है, और ये हुगली नदी उसकी सहायक नदी जो निकल के आती है।
अब इसमें जो दूसरी प्रमुख नदी जो है इसमें मिलती है वो है बंदरपूंछ से निकलने वाली यमुना, है ना। यमुना निकलती है आपकी यमुनोत्री बंदरपूंछ से। यमुना जो है वो यमराज की बहन कहा जाता है यमुना को। तो फ्रेंड्स जो यमुना है वो भी इस तरीके से आगे बढ़ रही है, आप देख सकते हैं। अब इसमें जो राइट साइड से आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहली जो नदी है वो चंबल नदी मिल रही है, फिर है इसमें सिंध नदी, फिर है बेतवा, फिर है कैन। तो ये सारी नदियाँ इसमें मिलती हैं और लास्ट में इसमें मिलती हैं आपकी ये सारी नदियाँ आपका इलाहाबाद में जाके फिर गंगा में मिल जाती है। तो इलाहाबाद में गंगा और यमुना का संगम हो गया। उसके बाद इसमें नीचे की साइड से एक और नदी मिलती है गंगा में, वो है टोंस। अब ये टोंस वो हमारी वाली टोंस नहीं है, एक तो ये टोंस है जो यमुना में ये देहरादून के पास मिलती है, तो ये टोंस अलग है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद दूसरी नदी है इसमें जो मिलती है राइट साइड से, वो है सोन नदी जो कि पटना में मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख नदियां इसकी हो जाती हैं गंगा नदी का तंत्र। समझ गए आप लोग। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो गंगा नदी जैसे हमने बात की अभी उद्गम स्थल गौमुख से है। पहली जो इसमें नदी आ जाती है वो है रामगंगा, जिसका कि उद्गम स्थल है वो है गढ़वाल की हमारी पहाड़ियाँ। ठीक है, तो गढ़वाल की पहाड़ियों में जहाँ मेनली ये आपका जो गैरासैंण वाला इलाका है उससे निकलती है। यहाँ पर कन्नौज के निकट ये गंगा में इसमें मिल जाती है। दूसरी नदी है हमारी शारदा नदी, जिसको सरयू भी कहा जाता है। इसका जो उद्गम है ये मिलम ग्लेशियर, आप जानते हैं मिलम हिमानी से होता है। और हमारे जो उत्तराखंड और नेपाल है उसकी जो सीमा है उस पर इसको किस नाम से जाना जाता है, काली नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर है हमारे पास नेक्स्ट गंडक। गंडक जो नदी है इसका जो उद्गम स्थल है ये कहाँ पर है, धौलागिरी व एवरेस्ट पर्वत के मध्य नेपाल जो हिमालय है वहां से इसका उद्गम स्थल है, मतलब कह सकते हैं नेपाल से इसका उद्गम स्थल है। और ये पटना में जो है वो गंगा में आकर मिलती है, कौन सी, गंडक। फिर है हमारे पास कोसी। कोसी का जो उद्गम स्थल है वो एवरेस्ट के उत्तर में तिब्बत से इसका है। और ये भी आकर बिहार में मिलती है। तो आप जानते हैं कि कोसी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पहले बाढ़ आती थी, अब तो डैम वगैरह बन गए तो कम आ रही। नेक्स्ट है हमारे पास महानंदा। महानंदा जो है वो दार्जिलिंग यानी जो वेस्ट बंगाल है उसमें जो दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है। फिर है हमारी यमुना। यमुना बहुत प्रमुख सहायक नदियाँ हैं जिसके उद्गम स्थल यमुनोत्री हिमनद बंदरपूर से होता है। ठीक है, फिर यमुना की जो है वो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, है ना। ये सारी की सारी निकलती हैं कहाँ से, मालवा के पठार से। ओके, और मालवा का पठार कहाँ है, मध्य प्रदेश में मेनली पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो केन नदी है वो उसका जो उद्गम स्थल है वो है आपका मध्य प्रदेश की जो कैमूर पहाड़ियां हैं वहां से है। ठीक है, ये सारी की सारी जो नदियां हैं वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं वहां से आके मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद है चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के मालवा पठार से। और ये जो चंबल नदी है यह अपनी बीहड़ भूमि के लिए कुख्यात है। आप सब जानते हैं, आपने चंबल के डाकुओं के बारे में सुना होगा, है ना। तो ये जो चंबल नदी है ये क्या करती है, ये इस इलाके में बड़े बड़े गॉर्ज का निर्माण करती है, बड़े बड़े खड्डों का निर्माण करती है। तो खड्ड जो है वो उनका निर्माण होने से जो है वो काफ़ी पथरीली भूमि है। और ये पथरीली जो भूमि है ये डाकुओं के छुपने के लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छी भूमि मानी जाती है, उपयुक्त तो उनके लिए होती थी। तो इसीलिए जो है यहाँ पर डाकू इतने ज़्यादा छिपते थे और डाकुओं के लिए बहुत ज़्यादा फेमस जगह थी, कौन सी, चंबल। तो चंबल के डाकू आपने सुने ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सोन नदी। जो सोन नदी है वो उसका उद्गम स्थल है वो है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो अमरकंटक कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और यहाँ से इसकी देखिए अमरकंटक से जो है नर्मदा और ताप्ती का भी है, लेकिन नर्मदा और ताप्ती जो है वो निकल के आपका पश्चिम की तरफ, दक्षिण पश्चिम की तरफ बहती है। लेकिन ये निकलकर ऐसी नदी है सोन नदी जो कि आपका उत्तर की तरफ बहती है और उत्तर की तरफ बहते हुए गंगा में मिलती है। ठीक है, पटना में। ठीक है, आगे हम बात करेंगे वो है दामोदर। दामोदर का जो उद्गम स्थल है वो है छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार जो है हम जानते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट, मेनली झारखंड और बिहार वाले इलाके में है। और ये इसे बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि बंगाल में इसके कारण बाढ़ आती थी। ठीक है, दामोदर नदी के कारण। जो हुगली नदी है उसके समुद्र में गिरने से पूर्व यह है उससे मिलती है। तो जो गंगा है उसकी एक शाखा नीचे आती है और हुगली नदी बनाती है। और हुगली नदी में ये जो हुगली नदी भी वापस जो है वो आपका बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। ओके, लेकिन उसमें गिरने से पूर्व आप जानते हैं कि ये दामोदर नदी से मिलती है। ठीक है, आगे
भारत के जो प्रमुख कोयला व अभ्रक क्षेत्र, आप सब जानते हैं कि हमारे जितने भी ज़्यादातर जो खनिज वाले एरिया हैं वो कौन से हैं, वो यही है जो छोटा नागपुर का पठार है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो फ्रेंड्स जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका जो उद्गम स्थल है वो है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास स्थित आंगसी लेक। ओके, कौन सी लेक? आंगसी लेक। यहाँ पर जो तिब्बत है उसमें इसको जाना जाता है सांगपो या यारलुंग के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में इसको कहा जाता है दिहांग, और असम में इसको कहा जाता है दिहांग, दिबांग और लोहित। ये सब मिलकर कहा जाता है ब्रह्म आपका पुत्र। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करती है। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। फ्रेंड्स ये है आपका अन्य जो साइक, इसमें मैंने कुछ वो भी मैप भी डाला था, इसका कहाँ गया है इसका मैप? इसका मैप के माध्यम से हम समझेंगे। ये है ब्रह्मपुत्र नदी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है यहाँ पर ये आपका तिब्बत यानी कि चाइना के अंदर ये आंगसी ग्लेशियर है। तो आंगसी जो है वहाँ से निकलेगी और वहाँ पर इसको क्या कहा जाएगा? यारलुंग या सांगपो। तो ये पूरी इस तरीके से आपका पूर्व की तरफ बहती हुई चल रही है और ये फाइनली पहुंच गई कहाँ पर? ये आगे जाकर ये आगे 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 और ये पहुंच गई है आपका अरुणाचल प्रदेश के ठीक ऊपर दिहांग गॉर्ज। दिहांग गॉर्ज पर आकर ये भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसको नाम दिया जाता है दिहांग। और जब ये दिहांग जो है आगे बढ़ रही है धीरे धीरे, तो यहाँ पर असम में आते आते इसमें और नदियाँ भी मिल जाती है, जैसे दिबांग, लोहित, है ना, पासीघाट में। तो यहाँ से इसको कहा जाता है फिर ब्रह्मपुत्र। ठीक है, फिर ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसमें आगे जाके जो है और नदियाँ मिलती है, जैसे सुबनसिरी हो गया, जिया भरेली, ठीक है, और आपके धनसिरी। ये कुछ नदियाँ हैं जो आकर इसमें ऊपर से मिलती हैं। ठीक है, लेफ्ट 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 साइड से कह सकते हैं आप इसको। अगर हम इधर से इधर चाहें तो राइट बैंक कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये है। अब ये जो देखिए आप आगे आके ये ब्रह्मपुत्र नीचे आई और ये बांग्लादेश में प्रवेश कर गई। इधर से जो है वो तीस्ता नदी आ रही है सिक्किम से होते हुए, तो ये मिल गई और ये वापस जब ये मिल जाती है तो इसको कहा जाता है फिर जमुना। ठीक है, और इधर से ऑलरेडी जो है वो गंगा आ रही है ना। गंगा यहाँ पर बांग्लादेश में किस नाम से जानी जा रही है? पद्मा के नाम से जानी जा रही है। तो पद्मा और जमुना जो कि वापस कौन सी है? ब्रह्मपुत्र ही है। ये वापस जो है वो मिलकर जो है यहाँ पर जानी जा रही है किसके नाम से? मेघना के नाम से, जिसमें कि बांग्लादेश में बराक नाम की नदी मिलकर आती है। तो फ्रेंड्स ये कुल मिला के ये सारी नदियाँ आकर मिली और ये मिल जाती हैं आपके वेस्ट बंगाल की खाड़ी में और यहाँ पर बनाती हैं एक डेल्टा। डेल्टा क्यों कहेंगे कि ये डेल्टा की आकृति वह है इस प्रकार से बनाती है। ये डेल्टा ग्रीक वर्ड होता है डेल्टा, तो इसलिए इसको डेल्टा कहा जाता है। और ये डेल्टा क्या है? सुंदरवन का डेल्टा। तो जैव विविधता के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है और आपके दलदली जो क्षेत्र है ये होती है और बाढ़ से सुरक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो ये है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी का कुछ तंत्र। ठीक है, तो हमने जो बात की अभी उसके बारे में ही हम बात करेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी। ओके, तो फ्रेंड्स हमने क्या क्या बात की? हाँ, तो अन्य सहायक नदियों में हम बात कर रहे थे कि मानस नदी हो गया, सुबनसिरी हो गया, जिया भरेली हो गया, धनसिरी हो गया। ये सारी नदियाँ इसकी ऊपर की साइड से जो सहायक नदियाँ मिलकर आ रही हैं वो है। फिर है आपका असम। जो असम है उसमें भाई जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो बनाती है सबसे बड़ा नदी द्वीप, जिसको कहा जाता है माजुली द्वीप, है ना। यानी कि नदी पर जो है वो सबसे बड़ा जो द्वीप है, अगर वो कोई नदी बनाती है तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी। और वो कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप, जो कि कहाँ है? असम में। फिर है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जो है मैंने बताया आपको कि तीस्ता से मिलकर ये जमुना कहलाती है और उसमें जब पद्मा मिलती है तो फिर ये मेघना कहलाती है। ओके, और इसका जो डेल्टा है वो है सुंदरवन, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ओके, तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का मैंने आपको ये पूरा सिस्टम समझा दिया है। ठीक है, और ये देखिए आप, ये यहाँ से ये गंगा नदी है। ठीक है, और फरक्का में यहाँ पर इसको इसकी जो ब्रांच है वो अलग हो रही है, तो ये हुगली नदी के नाम से जानी जाती है। फिर उससे आगे जो है ये आपका कुछ इलाके तक भागीरथी भी इसको कहा जाता है। फिर जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो फिर इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से ये कुछ है। अब हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। तो प्रायद्वीपीय भारत भाई, जो कौन सा भारत हमारा नीचे का जो साउथ इंडिया है वहाँ पर भी बहुत सारी नदियाँ हैं, तो उनके बारे में भी डिस्कस करना जरूरी है। तो हिमालय नदियों की तुलना में
प्रायद्वीपीय जो भारत की नदियां हैं वो मौसमी नदियां होती हैं, है ना। यानी जब मौसम होगा बरसात का तो वहाँ पर नदियां में पानी अधिकतर होगा, और वरना नहीं होगा, क्योंकि जो हमारी हिमालयी नदियां हैं वो तो ग्लेशियर के कारण उसमें जो है वो 12 महीने जो है वो जल होता है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत में कहाँ से होगा, जब मानसून आएगा तभी होगा, ठीक है। ये जो चौड़ी और उथली घाटियों का निर्माण करती है, इनका लंबाई क्रम सहायक नदियाँ कम व वेग अधिक होता है, ठीक है। सहायक नदियाँ इनकी कम होती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियाँ हैं वो डेल्टा बनाती हैं, और जो अरब सागर में गिरती हैं वो एस्चुरी बनाती हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब जो ये डेल्टा और एस्चुरी में क्या अलग अंतर होता है फ्रेंड्स, जो एस्चुरी होता है वो अपेक्षाकृत थोड़ा उथला हुआ भाग होता है, ठीक है। तो और जो डेल्टा है वो पूरा मैदानी इलाका होता है, ठीक है। तो एस्चुरी बेसिकली होता क्या है कि जैसे समंदर के किनारे कोई ऐसा इलाका है जहाँ पर पानी जो है वो, वैसे ये समुद्र से सटा हुआ इलाका है, लेकिन जो भी पानी है ये अंदर तक आ जाता है इस तरीके का, तो ये जो इलाका है ये फिर क्या कहलाएगा, एस्चुरी। ये एस्चुरी फिर किस लिए काम आते हैं कि जैसे जो आपके नाव वगैरह हैं वो यहाँ पर पार्क कर सकते हैं, है ना, क्योंकि पानी यहाँ अंदर तक आ जाता है तो पार्किंग के लिए अच्छा है ये क्षेत्र, ओके। तो ये एस्चुरी कहलाती हैं। तो आप देख लीजिए ये कुछ नदियाँ हैं जो साउथ इंडिया की हैं। तो सबसे ऊपर जो है हम बात करेंगे वो है आपका साबरमती, फिर है माही, फिर नर्मदा और ताप्ती। फिर जब हम गोवा में आते हैं तो वहाँ पर आपको ज्वारी नदी मिलेगी, ठीक है। फिर जब हम नीचे आते हैं फिर है शरावती नदी। फिर हम ईस्टर्न साइड में देखते हैं तो सबसे ऊपर है आपका ब्राह्मणी, फिर है महानदी, फिर है गोदावरी। गोदावरी की जो ये अलग अलग सहायक नदियाँ भी हैं, फिर पेन गंगा, वेन गंगा, इंद्रावती। आगे नेक्स्ट है हमारे पास कृष्णा, फिर है पेन्नार, पल्लार और फिर कावेरी। कृष्णा नदी की ही जो सहायक नदी है वो है तुंगभद्रा, ठीक है। तो ये कुछ सहायक नदियाँ हैं, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो जो कृष्णा और तुंगभद्रा का जो बेसिन है उसी को हम रायचूर का दोआब कहते हैं। फ्रेंड्स जो इतिहास है उसमें इसमें इस कृष्णा और तुंगभद्रा के जो ये दोआब वाला इलाका है इसको हम रायचूर का दोआब कहते हैं। इस इलाके के लिए इतिहास में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं, ठीक है, इस पर कब्जा करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास गोदावरी। तो गोदावरी का जो उद्गम स्थल है वो त्रयंबक नासिक है। यहाँ पर जो है वो ये कुछ और डिटेल लिखी हुई है कि कहाँ कहाँ इसका जो विस्तार है वो प्रवाह क्षेत्र आपका महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में है। सहायक नदियाँ कौन सी है, इंद्रावती, मंजीरा, वैनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, ये सब सहायक नदियाँ हैं। फिर जो इंद्रावती नदी है फ्रेंड्स, जो इसकी सहायक नदी है उस पर चित्रकूट जलप्रपात है, जो कि भारत का इसको नियाग्रा भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कावेरी। तो कावेरी जो नदी है वो उसका उद्गम है कुर्ग कर्नाटक, कुर्ग कर्नाटक। प्रवाह क्षेत्र कहाँ का है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, ठीक है। कारण सहायक नदियों की बात करें तो सिमसा, अमरावती और हेमावती ये सहायक नदियां हैं। इस नदी में वर्ष भर जल प्रवाहित होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है दक्षिण की गंगा, क्योंकि भाई अपेक्षाकृत इसमें जो है वो वर्ष भर जल रहता है, तो इसीलिए इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है, तो कावेरी को कहा जाता है। और कावेरी नदी पर मैंने पहले भी बताया था कि क्या है, आपका एक प्रमुख जलप्रपात पाया जाता है जिसका नाम है शिवा समुद्रम, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र काफी रिच है चावल की खेती के लिए, तो इसलिए इसको धान का कटोरा वाला क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका सुवर्ण रेखा नदी, वेरी इंपॉर्टेंट है स्वर्ण रेखा। उद्गम है रांची के दक्षिण से, इसका उधर यानी कि झारखंड से उदय होगा। जमशेदपुर जो है उससे आपका होकर बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है, और हुंडरू जो प्रपात है यानी कि हुंडरू जो फॉल होगा वो इस नदी पर स्थित है, स्वर्ण रेखा नदी पर, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अगेन है हमारे पास ब्राह्मणी। ब्राह्मणी जो नदी है आपका वो रांची के दक्षिण में स्थित पठार से इसका उद्गम है। यह नदी जो है वो कोयल और शंख नदियों से मिलकर बनी है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कोयल नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है, तो वो ब्राह्मणी जो नदी है उसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट है हमारे पास महानदी। महानदी कहाँ बहती है, उड़ीसा में। उद्गम स्थल है सिवाहा छेणी, मध्य प्रदेश। और उसके बाद ये आपका ईस्ट की साइड को प्रवेश करेगी। सहायक नदियों में आपकी मंड, हंसदेव, शिवनाथ, तेल नदी। ये पूछा जाता है तेल नदी किसकी सहायक नदी है, तो महानदी की, ठीक है। बाढ़ की अधिकता होती है और इस कारण से इसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो बाढ़ नियंत्रण के लिए ही इस पर बनाया गया है कौन सा डैम, हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड डैम। तो हीराकुंड परियोजना किस पर है, महानदी पर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जल प्रपात, अभी हमने जिसकी बात कर रहे थे यानी कि रिवर फॉल। झारखंड में वेरी इंपॉर्टेंट रिवर फॉल है हुंडरू फॉल,
स्वर्णरेखा नदी पर, फिर है जोना जो कि रासू नदी पर है, फिर है काकोलत जो कि काकोलत नदी पर है, सारणी जो कि शंख नदी पर है, और दसम फॉल कांची नदी पर है। सबसे इंपॉर्टेंट है हुंड्रू प्रपात जो कि स्वर्णरेखा नदी पर है। नेक्स्ट है हमारे पास कर्नाटक। कर्नाटक में जोग प्रपात, गोरसप्पा प्रपात शरावती नदी पर है, 253 मीटर, मैंने पहले भी बताया था। भारत का सबसे ऊंचा प्रपात है, इसको महात्मा गांधी प्रपात भी कहा जाता है। बाकी इसके अलावा आपको शिवा समुद्रम याद रखने की जरूरत है जो कि कावेरी नदी पर है। फिर है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर येन्ना प्रपात है। फिर है आपका राजस्थान जिसमें है चूलिया प्रपात चंबल नदी पर। फिर है मध्य प्रदेश, उसमें है धुआंधार प्रपात जो या कपिल धारा जो कि नर्मदा नदी पर है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कपिल धारा प्रपात या धुआंधार प्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। वेरी इंपॉर्टेंट, लगा दो इस पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पुनासा जो है वो नर्मदा नदी पर है। फ्रेंड्स उसके बाद है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में मैंने बताया चित्रकूट जो नदी है उस पर इंद्रावती प्रपात है, और यहाँ पर भारत का इसको नियाग्रा कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, सॉरी, इंद्रावती जो नदी है उस पर चित्रकूट में एक प्रपात है जिसको भारत का नियाग्रा कहा जाता है। फिर है आपका नेक्स्ट जो है, हम आते हैं कर्नाटक में, वो है पेन्नार और पिल्लार। उद्गम होगा कोलार कर्नाटक से और गिरेगी बंगाल की खाड़ी में। फिर है वैगई नदी और ताम्रपर्णी नदी, ये भी तमिलनाडु में उसका उद्गम स्थल है और गिरेगी आपकी मन्नार की खाड़ी में। तो ये हमारे कुछ डिवीजन हो गए। आगे हम बात करेंगे अब नर्मदा नदी, क्या बात कर रहे थे हम, कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं। देखिए अभी तक जो हम नदियां देख रहे हैं वो सब वेस्ट बंगाल, वो बे ऑफ बंगाल में गिर रही हैं। अब हम बात करेंगे अरेबियन सी में गिरने वाली। तो अगर हम बात करें अरेबियन सी में, तो नर्मदा नदी जिसका कि उद्गम स्थल कहाँ पर है? अमरकंटक। मैंने पहले बताया कि नर्मदा और ताप्ती दोनों का ही उद्गम स्थल अमरकंटक में है। अमरकंटक पहाड़ियाँ वैसे तो मेनली मध्य प्रदेश में है, लेकिन अब कुछ भाग इसका छत्तीसगढ़ में भी चला गया है। प्रवाह है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में। सहायक जो नदी है वो है तवा, हिरण, बारना, ये सब नदियाँ सहायक नदियाँ हैं। तो फ्रेंड्स ये जो नदी है वो विंध्याचल व सतपुड़ा की जो भ्रंश घाटी है उसमें से बहती है, इसलिए ये नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। तो एस्चुरी का निर्माण कौन सी नदी करती है? नर्मदा और ताप्ती। और भ्रंश घाटी से कौन सी नदी बहती है? वो है नर्मदा और ताप्ती, ड्रिफ्ट वैली। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ताप्ती। तो उसका जो यहाँ पर देखिए उद्गम मुल्ताई मध्य प्रदेश लिखा हुआ, लेकिन मेनली जो है अमरकंटक आएगा। ठीक है, उसमें जो पर्टिकुलर स्थान पूछा जाएगा तो वो है मुल्ताई प्रदेश या मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रवाह है सतपुड़ा व सह्याद्री की जो भ्रंश घाटी, ये अगेन जो भ्रंश घाटी है उसमें चलती है। किसके बीच में? सतपुड़ा और सह्याद्री के बीच में जो भ्रंश घाटी है, यानी कि जो ड्रिफ्ट वैली है, गहरी जो घाटी है। ठीक है, जैसे ये दो बड़े उठे हुए क्षेत्र हैं और इनके बीच की जो घाटी है उसको भ्रंश घाटी कहा जाता है। इसकी सहायक नदी है वो है पूर्णा नदी। नेक्स्ट है हमारे पास साबरमती। उद्गम स्थल है मेवाड़ की पहाड़ी, राजस्थान में है, और खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। फिर है माही नदी। माही नदी जो है इसका उद्गम स्थल है धार, मध्य प्रदेश। सहायक नदी है सोम, जाखम, और गिरेगी खंबात की खाड़ी में। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, तो हमने काफ़ी जो है नदियाँ आज जो है पूरे भारत की जो है नदियाँ पढ़ ली हैं। अब हम बात करेंगे कि कुछ घास के मैदान जो मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर बताना भूल गया था, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। पहले हम बात करेंगे प्रेयरीज। तो मैंने बताया था ना कि जो शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान होते हैं उनको अलग अलग जो देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि अगर बात करें जो यूएसए है और कनाडा है उसमें इसको प्रेयरीज के नाम से जाना जाता है। जो यूएसए है उसमें गेहूं का उत्पादन इन क्षेत्रों में होता है। और जो मिशिगन लेक है जो कि आपकी ग्रेट लेक्स हैं उनमें से एक है मिशिगन लेक, उसी में से है, तो वो शिकागो जो है वो इस क्षेत्र के अंतर्गत बसा हुआ है प्रेयरीज घास के मैदानों में। फिर है आपका स्टेपी। तो फ्रेंड्स जो स्टेपी है इसका जो विस्तार है वो यूरोप जो है उसके पूर्व से पश्चिम में यूक्रेन से यूरेशियाई जो रूस है वहां तक इसका पूरा का पूरा विस्तार है। यूक्रेन जो है उसमें इसको चारनोजम मिट्टी के रूप में ये परिपूर्ण है, यानी कि यहाँ पर जो चारनोजम नाम की जो है मिट्टी पाई जाती है। और ये जो है वो गेहूं उत्पादन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्षेत्र होता है। कौन सा? स्टेपी प्रदेश। इसीलिए इसे यूक्रेन को ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये बात याद रखनी है। फिर है पुस्ताच।
पुछताछ कहाँ पर कहा जाता है? जो पोलैंड, ऑस्ट्रिया और हंगरी, ये वाले जो इलाके हैं इनमें इसको पुछताछ कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास वेल्ड्स। हम जब जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में, तो दक्षिण अफ्रीका में इन घास के मैदानों को वेल्ड्स कहा जाता है। और वेल्ड्स पर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं कि जो अंगोला जो बकरी होती है, गाय, वो अन्य पशु, वो इन घास के मैदानों में वो चराते हैं। और जो ये अंगोला बकरी होती है, इससे मैरिनो नाम की ऊन को प्राप्त करते हैं। जो ये मैरिनो ऊन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कपड़े बनाने के लिए। फिर फ्रेंड्स, इस क्षेत्र में जो है हमारे कई प्रसिद्ध खनन क्षेत्र हैं। जो आपका जो गोल्ड सिटी ऑफ द वर्ल्ड है जोहानसबर्ग, जहाँ पर कि दुनिया का बहुत अधिक मात्रा में जो है वो गोल्ड यानी सोना पाया जाता है, वो यहाँ पर स्थित है। और प्रसिद्ध जो खान है वो है किम्बरले की खान, वो भी इसी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डाउन्स। डाउन्स जो हैं वो भी घास के मैदान हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। मैंने बताया था आपको कि ऑस्ट्रेलिया की जो नदी है वो कौन सी है? मर्रे डार्लिंग। इनकी जो नदी का बेसिन है वो मर्रे डार्लिंग का बेसिन कहलाएगा। और इसी बेसिन में जो मैदान पाए जाते हैं वो है आपके डाउन्स घास के मैदान। ठीक है, तो ये हो गया। इस क्षेत्र में जो है वो भेड़ें होती हैं, जो उनको उनको बड़े बड़े बाड़े उनके बनाए जाते हैं। और इनको क्या कहा जाता है? स्टेशन कहा जाता है। यहाँ पर जो है वो गेहूं का उत्पादन भी किया जाता है। ठीक है, तो ये है डाउन्स घास के मैदान। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट घास के मैदान। नेक्स्ट है हमारे पास कैंटबरी। कैंटबरी न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के पूर्वी भाग पर स्थित है। यानी कि न्यूजीलैंड जो है वहाँ पर इनको कहा जाता है कैंटबरी। ये जो कृषि कार्य वह न्यूजीलैंड में जो डेयरी उद्योग, हम सब जानते हैं कि जो न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इन क्षेत्रों में डेयरी जो उद्योग है वो काफ़ी विकसित अवस्था में, तो वो इन्हीं घास के मैदानों के कारण है। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास पंपास। पंपास कहा जाता है? जो इसका जो विस्तार है वो दक्षिण अमेरिका में जो अर्जेंटीना है, उरुग्वे है और ब्राज़ील, इन क्षेत्रों में इनको कहा जाता है पंपास। पंपास जो घास के मैदान है वहाँ पर इसकी घास को कहा जाता है एल्फा एल्फा। एल्फा एल्फा जो घास होती है वो काफ़ी पौष्टिक है जानवरों के लिए। और इस कारण से ये इस क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में जो है अनाज उत्पादन होता है। साथ के साथ सूकर उत्पादन, सूकर का मांस जो है वो इस क्षेत्र से एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स आज का जो हमारा पूरा का पूरा सेशन। तो कैसा है, कैसा लगा आप लोगों को? हमने बहुत सारी चीज़ें आज डिस्कस की हैं, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना काफ़ी है। अब जो है इंडियन ज्योग्राफी में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं, इसके बाद जो है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब जो भी भौगोलिक विस्तार और इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैं बता चुका हूँ। अब इसमें जो है कुछ नेशनल पार्क्स वगैरह जो राष्ट्रीय पार्क हैं वो रह गए हैं। और बाकी दो चार चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो रह गई हैं। मानसून, हाँ मानसून, तो मानसून रह गया है और आपका नेशनल पार्क्स वगैरह रह गए। तो ये मैं आपको बता दूंगा और आप लोग मेरे साथ बने रहिए और लाइक ज़रूर कीजिए। और साथ के साथ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो है मैं जीके के क्वेश्चंस वगैरह डालता रहता हूँ और साथ के साथ करंट अफेयर जो है वो भी मैं डालने की पूरी कोशिश वहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।